नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत है। महंगाई हटाओ रैली, हॉट सीट पर बैठेंगे राहुल गांधी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश का तंज, सरकारी रैलियां कर रही है भाजपा, जनता की रैली नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वांचल में बीजेपी को लगेगा झटका, यह रसूखदार विधायक 12 दिसंबर को बनने जा रहा सपाई। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। क्या कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत है। महंगाई हटाओ रैली, हॉट सीट पर बैठेंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, जयपुर से कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बजाय राहुल गांधी के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जानकारों की माने तो राहुल गांधी रैली के बाद हॉट सीट पर लौटेंगे। जयपुर में जिस तरह कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की तैयारी हो रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस में अखिल भारतीय स्तर पर संगठन के चुनाव को लेकर शुरू हुई कवायद के बीच 12 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रैली को तैयारी के लिहाज से देखा जा रहा है। राष्ट्रव्यापी रैली में जयपुर समेत राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं, उनमें राहुल गांधी पर ही फोकस किया गया है। भले ही सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पोस्टर और बैनर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की छोटी तस्वीरें लगाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी की री लॉन्चिंग के बारे में कहा कि राहुल गांधी तो पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने वाले नेता हैं, उन्हें री लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जयपुर में होने वाली रैली में शामिल होने के मामले में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसका जवाब अजय माकन देंगे। हालांकि माकन ने इस बारे में कहा कि सोनिया गांधी का दफ्तर हमें कल बताएगा कि वो आएंगी या नहीं। रैली में आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। हर कुर्सी पर पानी की बोतल और 2 मास्क रखे जाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण में रैली को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल कोरोना काबू में है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का तंज, सरकारी रैलियां कर रही है भाजपा, जनता की रैली नहीं कर पा रहे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में भाजपा जनता की रैली नहीं कर पा रही है, ये सरकारी रैलियां हो रही हैं। जिलाधिकारी को भीड़ लाने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। भाजपा यूपी में जनता की नहीं बल्कि सरकारी रैलियां कर रही है। लोग परेशान हैं, वो प्रदेश में योगी नहीं योग्य सरकार चाहते हैं। अखिलेश यादव सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहाँ है वो किसान जिनकी आय दोगुनी हुई। वो परियोजना से ज्यादा खर्च विज्ञापन पर करते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, जबकि युवा बेरोजगार हैं। उनके वादे झूठे हैं। कहाँ है वो युवा जिनको नौकरियां मिल गई हैं। सपा सरकार में युवाओं को लैपटॉप दिए गए थे, भाजपा सरकार में उन पर लाठीचार्ज हुआ है। सपा ने गरीबों को लोहिया आवास दिया था, पर भाजपा ने किसानों को घरों से निकाला और उन पर गाड़ी चढ़ा दी। सपा विकास की राजनीति करती है और भाजपा नाम बदलने की। कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया। महिलाओं को पेंशन दी, छात्राओं को लैपटॉप दिया और ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा को नए वादे करने की जगह 2017 में जारी किए गए संकल्प पत्र को ही देख लेना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्वांचल में बीजेपी को लगेगा झटका, यह रसूखदार विधायक 12 दिसंबर को बनने जा रहा सपाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं ने नए सियासी ठिकाने ढूंढना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। संत कबीर नगर की खलीलाबाद सीट से भाजपा के विधायक दिग्विजय नारायण चौबे उर्फ जय चौबे आज यानी रविवार को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। अखिलेश यादव ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बता दें, खलीलाबाद विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में आती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने बहुजन समाज पार्टी के मशहूर आलम चौधरी को हराया था। इसके अलावा गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी के साथ दोनों बेटे विनय और कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। बता दें, हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे, लेकिन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। चुनाव से पहले सपा ब्राह्मण वोट बैंक पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। पार्टी को तिवारी परिवार के रूप में ब्राह्मण चेहरे मिलने से माना जा रहा है कि इससे पूर्वांचल की सियासत पर बड़ा असर पड़ने वाला है।
गौरतलब है कि इससे पहले भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और अकबरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके चंद्र प्रकाश वर्मा ने भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुए थे। वहीं जलालपुर के कद्दावर नेता एवं 2017 में भाजपा के टिकट पर जलालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके राजेश सिंह भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड में अफस्पा और गृह मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन, ग्रामीणों की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड में बेकसूर ग्रामीणों की सुरक्षा बलों के हाथों मौत का मामला गर्माता जा रहा है। शनिवार को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में बड़ा विरोध प्रदर्शन निकाला गया। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और अफस्पा कानून के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखी गई। मालूम हो कि नागालैंड के मोन जिले में पिछले हफ्ते सेना के हाथों मुठभेड़ में हुई चूक के दौरान 8 ग्रामीण मारे गए थे। इसके बाद भड़की हिंसा में 6 और ग्रामीणों की मौत हुई थी, जबकि एक सैनिक की जान गई थी। मोन जिले में प्रदर्शनकारियों ने संसद में पिछले हफ्ते दिए गए अमित शाह के बयान को झूठा और बनावटी करार दिया और उनसे माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने उनका पुतला जलाया और अपना आक्रोश जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अफस्पा को नागालैंड से तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन्हें आशंका है कि अफस्पा का इस्तेमाल इस मामले में शामिल सैनिकों को बचाने के लिए किया जा सकता है। प्रदर्शन करने वालों में ओटिंग गाँव के ग्रामीण भी शामिल थे, जिनके समुदाय के लोग उस घटना में मारे गए थे। ये जनजातियां कोन्याक समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से माफी की मांग की है। साथ ही संसद में दिए गए उनके बयान को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने को भी कहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में सीएम के तौर पर कौन है जनता की पहली पसंद? आज के सवे में हुआ खुलासा। जी हाँ दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य में कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी पार्टियां अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगी हुई है। इस बीच पंजाब की जनता का मूड सीएम पद की पसंद को लेकर कितना बदला है, एबीपीसी वोटर के सर्वे में बताया गया। सर्वे के मुताबिक पंजाब में सीएम के लिए चरणजीत चन्नी पहली पसंद बने हुए हैं। करीब 33% लोगों ने माना है कि वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत चन्नी को देखना चाहते हैं। वहीं 24% लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 7% लोगों का मानना है कि सुखबीर बादल को राज्य का अगला मुख्यमंत्री होना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब कैराना में किसान महापंचायत करेंगे, राकेश टिकैत। यूपी चुनाव पर रुख का होगा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन की समाप्ति की घोषणा के बाद दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान अब वापसी कर रहे हैं, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के नेता राकेश टिकैत अभी लौटने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर से ही देश के अलग अलग हिस्सों में दौरा और पंचायत करते रहे हैं। उनकी अगली पंचायत रविवार को कैराना में है। यूपी का कैराना वही इलाका है जहां कभी पलायन का मुद्दा गरमाया था। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी भी कैराना पहुंचे थे। कैराना में आयोजित हो रही महापंचायत पर सभी की नजरें हैं। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों पर सहमति के बाद यह पहली महापंचायत भी है। ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि यूपी विधानसभा चुनाव पर भी टिकैत अपना रुख साफ कर सकते हैं। अभी तक सभी पंचायतों में राकेश टिकैत ने बीजेपी को हराने की हुंकार भरी है। उन्होंने भले ही किसी दल का समर्थन नहीं किया, लेकिन बीजेपी का विरोध हर बार किया है। बीजेपी को हराने की ही अपील अभी तक करते रहे हैं। इस बार वो क्या करते हैं, इसी पर लोगों की नजरें रहेंगी। शनिवार को टिकैत ने किसानों से कैराना आने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि कल कैराना बाईपास पानीपत रोड कैराना में आयोजित किसान महापंचायत में उपस्थित रहूंगा। आप सभी अपनी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। इससे पहले राकेश टिकैत ने बताया कि किसान अपने अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हम 15 दिसंबर को घर जाएंगे क्योंकि देश में हजारों धरने चल रहे हैं। हम पहले उन्हें समाप्त करवाएंगे और उन्हें घर वापस भेजेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का एक बड़ा समूह रविवार सुबह 8 बजे क्षेत्र खाली कर देगा। शनिवार की बैठक में हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उन लोगों से मिलेंगे जिन्होंने हमारी मदद की। लोगों ने प्रदर्शन स्थल खाली करने भी शुरू कर दिए हैं। इसमें 4-5 दिन लगेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रयागराज के खास चौराहे पर लगेगी सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा, सड़क भी होगी उनके नाम पर। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर प्रयागराज की एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ शहर के किसी प्रमुख चौराहे पर उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। यह प्रस्ताव आज नगर निगम के सदन में कांग्रेस पार्षद और नेता सदन मुकुंद तिवारी की ओर से रखा गया। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में मिनी सदन में मौजूद सभी दलों के पार्षदों ने सहमति जताते हुए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराया। सदन में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और शोक सभा कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की गई। इस मौके पर नगर निगम के मिनी सदन में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के देश और भारतीय सेना में दिए गए योगदान को याद किया गया। जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव के समय भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी उन्हें सदन ने याद किया।
बता दें कि थल सेना अध्यक्ष के रूप में प्रयागराज से CDS बिपिन रावत का गहरा नाता रहा था। प्रयागराज में 2019 में वे यहां पर तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आए थे। उनके प्रयासों से ही वर्षों से बंद किले के अक्षय वट के दर्शनों का लाभ आम जनता को मिल रहा है। खास बात यह रही कि कांग्रेस पार्षद की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव का सभी दलों के पार्षदों ने स्वागत किया है। बीजेपी के पार्षद पवन श्रीवास्तव ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत के नाम से सड़क का नामकरण किए जाने और उनकी प्रतिमा स्थापित किए जाने से आने वाली युवा पीढ़ी को जहां उनके बारे में जानने समझने का मौका मिलेगा, वहीं उन्हें उनसे युवा पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सदन में लाए गए प्रस्ताव पर विचार कर उसे अमल में लाया जाएगा। किसान आंदोलन है, सत्याग्रह की आज आखिरी रात है। राहुल ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, किसान दिल्ली की सीमाओं पर स्थित अपने प्रदर्शन स्थलों को शनिवार को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि वे अन्याय को हिम्मत से हराएंगे। सिंघू सीमा पर विरोध प्रदर्शन स्थल का बड़ा हिस्सा शुक्रवार को खाली पड़ा था, क्योंकि कई किसानों ने अपना सामान समेटा और अपने ट्रैक्टर से घर चले गए। वहीं कुछ किसानों को तंबू हटाने में काफी समय लगा, जो उन्होंने पिछले साल लगाया था। राहुल ने #FarmersProtest के साथ ट्वीट किया, इस सत्याग्रह की आज आखिरी रात है। अन्याय के अंधेरे को हिम्मत से हराएंगे, न्याय की राह पर यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो किसानों को न्याय के लिए पूरा समर्थन देगी। पार्टी उनके मुद्दों को संसद के अंदर और बाहर उठाती रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लाल टोपी यूपी के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए रेड अलर्ट। पीएम मोदी के बयान पर सपा का पलटवार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। सपा की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। बीजेपी ने 2014 में हिंदू मुस्लिम को चुनावी मुद्दा बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन 2022 का चुनाव धर्म के मुद्दे पर नहीं होगा। यह चुनाव विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा, क्योंकि बेरोजगारी हिंदू मुस्लिम नहीं होती। किरणमय नंदा ने पीएम नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की लाल टोपी क्रांति और परिवर्तन की पहचान है, इसलिए लाल टोपी यूपी के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए अलर्ट है। सपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीते शुक्रवार को संभल में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंचे थे। समीक्षा बैठक के बाद किरणमय नंदा ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला है। नंदा ने 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी किया है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। पीएम मोदी ने गोरखपुर रैली में जनता को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था, जिसे पीएमओ इंडिया के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया गया था। इसके बाद से ही इस बयान को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगा पंजाब। चरणजीत चन्नी ने कहा, यह लोगों की जीत है। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार शनिवार को दिल्ली की सीमा से लौटने पर किसानों का स्वागत करेगी, जहां उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर विरोध प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री ने किसानों, खेत मजदूरों और उनके नेताओं को बधाई देते हुए शुक्रवार को कहा कि यह लोगों की जीत है और समाज के विभिन्न वर्गों की एकता है, जिसने केंद्र को कठोर काले कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है। चन्नी ने कहा कि लगभग 1 साल तक किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देने के बावजूद बीजेपी नेता अब किसानों की जीत को भुनाना चाहते हैं और पंजाब के आगामी विधानसभा चुनावों में इसे चुनावी कार्ड के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान और जनता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उसके नेताओं के धैर्य की परीक्षा के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए आसान जीत नहीं थी, क्योंकि उन्हें केंद्र के अहंकार की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की जान चली गई है। चन्नी ने कहा कि उनकी सरकार ने 350 मृत किसानों के परिवार के सदस्यों को नौकरी और वित्तीय सहायता भी दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। भूपेश बघेल और कमलनाथ भी जयपुर में भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस 12 दिसंबर को जयपुर में बड़ी रैली करने जा रही है। रैली को राहुल गांधी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इसी के चलते इसमें दल के ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद इसे 2023 की तैयारी कहा जा सकता है। रैली को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल भी जयपुर की ओर कूच कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को लेकर जयपुर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। 12 दिसंबर को विद्याधर नगर स्टेडियम रैली स्थल में होने वाली इस रैली में भारी भीड़ जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते महंगाई के खिलाफ जयपुर रैली के लिए छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी रवाना हो चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी रैली में बड़ी संख्या में शामिल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी आज जयपुर के लिए रवाना होंगे। साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रेमसाय सिंह टेकॉम भी जाएंगे। हालांकि विधानसभा सत्र के चलते ज्यादातर मंत्री इसमें शामिल होने नहीं जा सके। रैली में शामिल होने एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल एवं अन्य प्रकोष्ठ के लगभग 2000 से अधिक कार्यकर्ता एवं संगठन के पदाधिकारी रवाना हुए हैं। रैली में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर खास फोकस होगा। प्रदेश भर में लगे रैली के होर्डिंग पोस्टर में राहुल गांधी को कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा दिखाया गया है। रैली में कांग्रेस देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हमले की तैयारी में है। पार्टी का रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। इसके लिए राजस्थान सरकार के सभी मंत्री और पार्टी अधिकारियों के साथ कमलनाथ और भूपेश बघेल भी हुंकार भरेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन, महाराष्ट्र में नए मामलों से बड़ी चिंता। मुंबई में आज और कल के लिए धारा 144 लागू, ये होगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, नए कोविड-19 वेरिएंट ओमाइक्रॉन के प्रसार पर बढ़ती चिंताओं के बीच महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर सक्रिय हो गई है और एहतियातन मुंबई में रैलियों व भीड़ न लगाए जाने को लेकर एक्शन लिया है। मुंबई में बड़ी सभाओं को रोकने के लिए 11 और 12 दिसंबर के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें रैलियों, मोर्चों, जुलूसों आदि पर रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए, जिनमें एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। 7 मामलों में से 3 मुंबई में, 4 पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम से सामने आए। 48, 25 और 37 वर्ष की आयु के 3 पुरुष क्रमशः तंजानिया, यूके और दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, जबकि 4 अन्य मरीज नाइजीरियाई महिलाओं के संपर्क में आए थे, जो 6 दिसंबर को नए संस्करण से संक्रमित हुई थी। 7 में से 4 बिना लक्षण वाले हैं, जबकि 3 में हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं। इन नए मामलों में से 4 को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। एक को कोविड-19 के खिलाफ एकल खुराक दी गई है और एक का टीकाकरण नहीं हुआ है। बता दें कि बच्चा टीकाकरण के लिए पात्र नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि महाराष्ट्र में अब तक कुल 17 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। 26 नवंबर को WHO ने नए कोविड-19 वेरिएंट B1.1529 का नाम दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रूप में पाया गया है। WHO ने ओमिक्रॉन को चिंता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के बूथ जीतो प्लान के जवाब में अब अखिलेश की सपा बूथ फतह की रणनीति पर करेगी काम। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति के चाणक्य के तौर पर जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के बूथ जीतो प्लान के जवाब में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी बूथ फतह की रणनीति तैयार की है। सपा ने बूथ पर फोकस करें, यही जीत का मंत्र नारा दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में पूरे प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्षों, शहर और जिलाध्यक्ष के साथ बूथ मजबूती के टिप्स देंगे। दूसरी तरफ मेरठ में 71 विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिए 25,000 बूथ अध्यक्षों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में बूथ मजबूत करने की रणनीति को पुख्ता कर फतह करती रही है। अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी वो बूथ पर खास जोर दे रही है। बूथ जीतो के प्लान के तहत बीजेपी ने सीनियर नेताओं को यूपी के कई हिस्सों में बांटकर जिम्मेदारी दी है, जिसमें यूपी वेस्ट का प्रभारी अमित शाह को बनाया गया है। उसी के क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को मेरठ आकर वेस्ट यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करेंगे। इसमें करीब 25,000 बूथ अध्यक्ष शिरकत करेंगे। शुक्रवार को बीजेपी सीनियर नेताओं ने बूथ सम्मेलन की कामयाबी के लिए रणनीति बनाई और तैयारियों को अंतिम रूप दिया। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की ही रणनीति से उसे घेरने का प्लान बनाया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश गुर्जर के मुताबिक शनिवार को ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में सभी 403 विधानसभा सीटों के जिला और शहर अध्यक्षों को लखनऊ बुलाया है। इस सम्मेलन का एजेंडा हर हाल में बूथ फतह करना है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट दिलवाए जा सके, बीजेपी को फर्जी वोटिंग करने से रोका जा सके। अपनी तैयारी में पार्टी अब अधिकतम समय बूथ पर देने की योजना पर काम करेगी। माना जा रहा है कि सपा और बीजेपी में इस बार बूथ पर सियासी जोर आजमाइश देखने को मिलेगी।